हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू दिस रैपिड रिवीजन सीरीज जिसमें कि आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर को कवर करेंगे। एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी गिवन है। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बहुत ही कम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो बाकी वैसे वो काफ़ी डिफरेंट चैप्टर ही है एक तरह से। तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। एल्डिहाइड कीटोन्स को हम आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे और फिर दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में। सबसे पहले हम कंटेंट्स पे आते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या इसमें रहता है। तो स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग है, नोमेनक्लेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं एंड प्रिपरेशंस हैं। प्रिपरेशंस जनरली जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो पहले दिया हुआ रहता है और रिएक्शंस बाद में दिया हुआ रहता है, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं केमिकल रिएक्शंस वो प्रिपरेशंस में काम आते हैं, इसीलिए हमने केमिकल रिएक्शंस को ऊपर रखा है। हालांकि इंडिपेंडेंट है दोनों, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब केमिकल रिएक्शन को पहले पढ़ सकते हैं और पढ़ाते भी हैं क्लासेस में, पहले केमिकल रिएक्शन ही पढ़ा देते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी रखा है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पे आते हैं। एल्डिहाइड को पहचानने के लिए हमें पता है कि एल्डिहाइड कैसा दिखता है। कार्बोनिल ग्रुप्स हैं दोनों में, मतलब सी डबल बॉन्ड और ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों के अंदर ही। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ अगर एक तरफ आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब ये पोर्शन अगर मिल रहा है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो इसे हम एल्डिहाइड कहेंगे, है ना। और जैसे ये एक स्पेशल एग्जांपल है जिसमें कि दोनों तरफ ही हाइड्रोजन रहता है, इसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं जब एक कार्बन होता है। तो वैसे नॉर्मली किसी भी एल्डिहाइड में CHO ग्रुप रहता है, मतलब आप इसको RCHO भी लिखा हुआ देखते होगे कि RCHO लिखा हुआ है। तो इस RCHO का मतलब है कि ये है एक एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। और ये स्पेशली एक कार्बन का जब रहता है तो फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, दो कार्बन का एल्डिहाइड रहता है तो एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि दो कार्बन है, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम रहता है। और ये जो एग्जांपल है जब बेंजीन के साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड कह सकते हो इसको, और ये है बेंजल्डिहाइड। तो आपको ये सिंपल नाम जो है ये एल्डिहाइड को पहचानना और सिंपल नेमिंग पता होनी चाहिए। कीटोन्स में अगर हम बात करें तो जैसे एल्डिहाइड में देखा दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये दोनों में है, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशल है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ दोनों तरफ ही एल्काइल ग्रुप होते हैं। दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो कीटोन बन जाएगा। जब सबसे सिंपलेस्ट कीटोन की अगर हम बात करें तो उसमें 3 कार्बन कम से कम रहेगा, तो वो जो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है दिस इज एसीटोन। उसके बाद हम और एग्जांपल देखें, एसीटोन अगेन कॉमन नेम है, वैसे एक्सेप्टेड IUPAC नेम भी है। फिर एसिटोफिनोन है, ये फिनोन्स कहते हैं एरोमेटिक कीटोन्स को, मतलब बेंजीन के जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप रहता है तो उसे हम फिनोन्स कहते हैं। जैसे ये दो कार्बन है एक्स्ट्रा यहाँ पे तो इसे एसिटोफिनोन कहते हैं। यहाँ पे बेंजीन है, बेंजोफिनोन कहते हैं इसको। तो ये इस तरह से फिनोन फैमिली कहते हैं एरोमेटिक कीटोन्स को। फिर हम पोलैरिटी की बात करें यहाँ पे कि कैसे स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप कैसा बिहेव करता है। एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों के रिएक्शंस मोर और लेस नियरली एक जैसे रहते हैं। तो जब हम रिएक्शंस को देखेंगे उसके पहले अगर हम डिस्कस करें कि किस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिल का, तो सी डबल बॉन्ड ओ में हमें पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है एंड कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप तो ये तो हमने देखा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, और आप रेजोनेंस से भी सोच सकते हो। तो रेजोनेंस में अगर आप देखो तो रेजोनेंस के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप में CO बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन के तरफ हमने इलेक्ट्रॉन एरो बनाया हुआ है, तो O- एंड C+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करो तो एक कॉमन चीज़ आपको पता चलेगी कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इंडक्टिव इफेक्ट से सोच रहे हैं तो भी कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस इफेक्ट से सोच रहे हैं तो भी कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। रिएक्शंस में भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, किसी पॉजिटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सिंपल नोमेनक्लेचर की बात करें तो एल्डिहाइड्स का जब हम नाम लिखते हैं तो एल्डिहाइड्स के अंदर अल ऐड करते हैं, है ना। जैसे जब एक कार्बन का था जिसे हमने फॉर्मल्डिहाइड कहा था, वो मिथेनल है, दो कार्बन का है, तो दो कार्बन वाले को हम इथ एन अल कहते हैं, अल सफिक्स हम ऐड करते हैं यहाँ पे।
तो इथेनल, वैसे ही प्रोपेनल, ब्यूटेनल। अब जैसे इसका नाम देखो तो इसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी किस एंड से। एल्डिहाइड क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और टर्मिनल ग्रुप भी है, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया यहाँ पे, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, लॉन्गेस्ट चेन में जा रहे हैं 5, 6 और 7, है ना। 7 कार्बन का एल्डिहाइड है मतलब हेप्टेनल है। 7 कार्बन का एल्डिहाइड है मतलब क्या है, हेप्टेनल है। और बाकी ब्रांचेस जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले 4 ब्रोमो आ गया, फिर 3 मिथाइल आ गया और फिर हेप्टेनल हो गए। कीटोन के नाम में ओन ऐड करते हैं, ONE। तो सबसे सिंपलेस्ट, जैसे हमने कहा था, जब 3 कार्बन का कीटोन होता है तो इसे हम 3 कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है तो इसे हम प्रोपेनोन कहेंगे। एसीटोन हमने देखा था कॉमन नेम, तो प्रोप, एन और फिर ओन इसमें सफिक्स ऐड करते हैं, है ना। 4 कार्बन का रहेगा तो ब्यूटेनोन कहेंगे, 5 कार्बन का कीटोन रहेगा तो फिर पेंटेन 2 ओन या फिर पेंटेन 3 ओन हो सकता है, क्योंकि कीटोन जो है वो कोई टर्मिनल ग्रुप नहीं है, ये हमेशा बीच में कहीं पे प्रेजेंट होगा, तो आपको नंबरिंग भी बतानी पड़ सकती है। 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग है तो फिर ऐसे में ये साइक्लोपेंटेनोन हो गया, और ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड और थर्ड पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ब्रांचेस को पहले लिख देते हैं, तो ये 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा। ये एक स्पेशल एग्जांपल है जहाँ पे कि CHO ग्रुप, अब देखो जो CHO ग्रुप है, जो एल्डिहाइड है, वो तो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे रहता है, एंड पोजीशन पे रहता है। अब जब रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम एक और सफिक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम इसको देखो, इसे साइक्लोहेक्सेनल नहीं लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनल लिख दोगे तो फिर गलती कर दोगे। अल तब ऐड करते हैं जब उस कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं, उस कार्बन, लेकिन यहाँ पे CHO को हम सफिक्स में लिखते तो हैं, लेकिन फर्स्ट कार्बन हम इसको देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे केसेस में जो सफिक्स यूज होता है वो होता है कार्बल्डिहाइड। ऐसे केसेस में कार्बल्डिहाइड सफिक्स यूज करेंगे। यही 1 अगर इसे लिखते जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है तो फिर हम अल सफिक्स यूज करते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि रिंग के साथ डायरेक्टली CHO अटैच्ड रहता है, तो फिर इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। वही यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फिर ये फर्स्ट कार्बन है, फिर ये सेकंड है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये पेंटेन और पेंट 2 इन अल हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे एल्कीन है तो वो बताना पड़ेगा, तो पेंट 2 इन अल। और इसमें देखो जैसे हमने पहले देखा था कि ये प्रोपायोफिनोन है ना, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन्स को हम फिनोन्स कहते हैं, तो ये प्रोपायोफिनोन है। और इसमें अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चेन पे नंबरिंग करेंगे क्योंकि कीटोन जो है अभी मेजरली चेन पे प्रेजेंट है, तो 1 पे ब्रांच आ जाएगी फिनाइल की, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस शो करते हैं। अभी हमने देखा कि वो पोलर हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके पास, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस शो करते हैं। और तो हाइड्रोकार्बन्स से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है उनकी वो ज़्यादा होती है, और अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट कम होती है ना। अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों रहेगी, क्योंकि अल्कोहल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वहीं एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं वो सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस शो करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तो कुछ ऐसे फोर्सेस होते नहीं हैं, तो फिर ऐसे केस में अल्कोहल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट रहती है वो जनरली ज़्यादा होती है देन जब हम सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस को ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं, तभी हम इस तरह के कंपैरिजन करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, एंड लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एल्डिहाइड कीटोन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख सकते हो, जब हम अल्कोहल्स और एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन को कंपेयर कर रहे हैं तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्डिहाइड की, फिर हाइड्रोकार्बन की, है ना। वैसे ही नीचे भी सेम तरह का एग्जांपल दिया हुआ है, अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड है,
फिर ईथर है और फिर एल्केन है। तो ईथर और एल्केन की तो लगभग बराबर होती है, आप एक बार अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले टॉपिक में देख सकते हो। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर मेंबर सॉल्युबल क्यों हैं? क्योंकि वो वाटर के साथ सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। और ऐसे आप सोच सकते हो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी हैं तो थोड़ी सोल्यूबिलिटी रहेगी। जो स्मॉलर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। हाउएवर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट अगर बढ़ेगा तो फिर सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन की चेन है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, एंड देयरफॉर सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस पे हम आते हैं। तो ये सबसे पहले तरह का रिएक्शन है जो कि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो बेसिक रिएक्शंस है वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो एल्डिहाइड कीटोन्स शो करते हैं वो सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो रहा है ना। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो अगर आपको याद होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज था और कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था। तो जब अटैक होने की बात होगी, जो न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज है या लोन पेयर कैरी कर रहा है, वो किस पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है तो वो कार्बन पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ था, वैसे 5वां बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गई तो न्यूक्लियोफाइल इधर आकर जुड़ जाएगा और फाइनली फिर जो O- है और जो H+ है, इन दोनों के बीच में ये अटैच हो जाएंगे और ये OH बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है इस पे। सिंपल रिएक्शन से हम समझते हैं कि कैसे किस किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। उसके पहले हम थोड़ी रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ को देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से कम रिएक्टिव होते हैं और कैसे हम इनकी रिएक्टिविटी पे कमेंट करते हैं। तो फॉर्मल, जैसे यहाँ पे एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड बाकी सिंपल एल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव है और एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव है। कीटोन सबसे कम रिएक्टिव है। क्यों कम रिएक्टिव है? आप ऐसा सोच सकते हो कि ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे तो कोई इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाला नहीं है, लेकिन वही अगर आप इधर देखते हो, मतलब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव देखो तो एक R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देगा और फिर रिएक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। और साथ ही स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है। दो रीजंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है और स्टेरिक फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जैसे यहाँ पे देखो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, अब दोनों इधर से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है। दोनों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो फिर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो तो कम हो जाएगा एंड देयरफॉर कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया। और आर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो जब बड़े ग्रुप्स रहेंगे तो फिर ऐसे केसेस में स्टेरिकली हिंडर्ड भी ज़्यादा रहता है ये, तो फिर कीटोन्स के साथ रिएक्शन कम होती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि नॉर्मली जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। कुछ और एग्जांपल्स देखो, जैसे यहाँ पे सारे के सारे कीटोन्स हैं। अगर कीटोन्स के बीच में कंपैरिजन आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि जो साइज़ है, ये साइज़ के इधर मिथाइल और मिथाइल है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जिसकी साइज़ ज़्यादा हो गई। और साइज़ जब ज़्यादा हो जाएगी तो फिर स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो तो दोनों तरफ ही आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, साइज़ और बढ़ गया है, और साइज़ बढ़ गया है तो फिर ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो अगर कीटोन्स के अंदर कंपेयर करने को आ जाता है तो आप स्टेरिक हिंड्रेंस से कंपेयर कर सकते हो। बाकी अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को कंपेयर करें तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन। जैसे यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बेंजल्डिहाइड की बात करें तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस से थोड़ा कम हो जा रहा है, और जब रेजोनेंस से कम हो जाएगा तो फिर ये कम रिएक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर हम सिंपल जैसे बेंजल्डिहाइड और कोई सिंपल एल्डिहाइड की बात करें, जैसे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया हमने और एक एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लें,
इन दोनों में अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। आप कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली ज़्यादा है और बेंजीन के कारण वो रेजोनेंस शो कर रहा है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाती है। तो बेंजल्डिहाइड इज़ लेस रिएक्टिव दैन एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेंजल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव है एलिफैटिक एल्डिहाइड्स बिकॉज ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। और लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ तो फिर वो रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इस एल्डिहाइड की अगर बात करो तो इस एल्डिहाइड पे जब NO2 ग्रुप अगर लगा दें हम, तो ऐसे केस में जो डेल्टा अब NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ा देगा। अब यहाँ पे तो NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि NO2 जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है एंड देयरफॉर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे बढ़ा देगा और फिर एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को चेंज करके हम रिएक्शन को फास्ट बना सकते हैं। अब हम आते हैं रिएक्शंस पे। तो ये सबसे पहला एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, दिस इज एडिशन ऑफ HCN। एल्डिहाइड और कीटोन पे HCN जब ऐड होता है तो फिर ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साइनोहाइड्रिन। देख सकते हो कि अब HCN और CN माइनस लिया है हमने, तो ये रिएक्शन, आप मैकेनिज्म के बारे में तो बिल्कुल सिंपल है मैकेनिज्म लिखना, आपको मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। जैसे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, अब CN माइनस आएगा अटैक करने के लिए, तो CN माइनस इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये O माइनस बन गया। ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि सारे के सारे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस हैं वो एक जैसे ही हैं। ये O माइनस बन गया, बाद में फिर H2O से ये एक H प्लस लेट से एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर ये OH एंड CN यहाँ पे आ गया। ये जब सेम कार्बन पे OH और CN दोनों प्रेजेंट हैं तो इसे हम एक नए फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। हम इसका नाम क्या देते हैं? हम इसका नाम देते हैं साइनोहाइड्रिन। जब सेम कार्बन पे OH और CN दोनों प्रेजेंट है तो हम इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो रिएक्शन में CN माइनस क्यों यूज कर रहा है? सीधा सीधा HCN से काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि HCN जो है वो एक वीक एसिड है और वीक एसिड है तो CN माइनस बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, या तो थोड़ा बेसिक बना के रखते हैं इसको और या फिर CN माइनस ऐड करते हैं, मतलब NaCN KCN ऐसा कुछ लेकर चलते हैं ताकि CN माइनस की का अमाउंट ज़्यादा रहे और फिर रिएक्शन हो पाए। ठीक है भाई। दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विथ प्योर HCN, है ना। अगर प्योर HCN लेंगे तो फिर स्लो होगा क्योंकि CN माइनस का अमाउंट कम होगा। Therefore it is catalyzed by a base and the generated cyanide ion being a stronger nucleophile readily adds to the carbonyl compounds। तो बहुत ही सीधी सीधी रिएक्शन है। CN माइनस, कोई भी अगर दूसरा कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे मानो कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसकी रिएक्शन हमने HCN और NaCN के साथ करवा दी एंड तो फिर ये CN जो इस कार्बन है इस पे CN माइनस अटैक करेगा, ये O माइनस फिर OH बन जाएगा, तो ये OH और CN बन जाएगा, तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाएगी। वैसे ही सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि हमने अल्कोहल्स में भी आपको बताया था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी सिमिलर वे में मैकेनिज्म अगर सोचो, कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, उसे हम R माइनस और MgX प्लस की तरह ट्रीट करते हैं। तो R माइनस है, जैसे मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी R माइनस ले लें तो ये R माइनस किस पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये O माइनस बन गया और फिर ये तो यहाँ पे एक R जुड़ गया एक्स्ट्रा, ये O माइनस है और ये O माइनस बाद में फिर H2O के साथ एक H प्लस गेन कर लेगा, तो फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन पे ऐड होता है तो फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब किस तरह का एल्डिहाइड कीटोन है उस पर डिपेंड करता है कि अल्कोहल कैसा बनेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड रहता, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर यहाँ पे रहता तो ये क्या बन जाता? ये 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता। तो ये जो एग्जांपल है, जैसे R1 MgBr के साथ HCHO की रिएक्शन कराई है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ से बनता है।
तो ये आप याद भी रख सकते हो कि जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो फिर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। जब दूसरे एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं तो फिर क्या बनता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। और जब कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं तो फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ये हमें पता रखना पड़ेगा कि बस सब में एक ही तरह का रिएक्शन है। जैसे मानो कि अगर कोई एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे R ग्रुप होता हाइड्रोजन की जगह पे, बस इसको R सेम मैकेनिज्म है, R बना दो तो फिर ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर कीटोन होता तो फिर वैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को भी ऐड कर सकते हैं। तो सेम HSO3 माइनस जो है, जैसे हमने CN माइनस ऐड किया, R माइनस ऐड किया, वैसे ही HSO3 माइनस भी इस पे ऐड हो जाएगा। तो SO3 इस पे ऐड हो गया और OH बन गया इसमें, है ना। इसे बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ रिमार्क और लिखा हुआ है, द हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज वाटर सोल्यूबल। क्यों वाटर सोल्यूबल है? आयनिक है, एक तो SO3 माइनस Na प्लस है, तो आयनिक होने के कारण ये वाटर सोल्यूबल है। और फिर हम इसको वापस से एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें बेस मिला दें, OH माइनस मिला दें या वाटर एक्सेस मिला दें, तो फिर ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, इसको सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली एल्डिहाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्शन करेंगे देन कीटोन्स। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अभी तक जो हमने 3 रिएक्शन देखे उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स था। आप रिकॉल करो, CN माइनस था, फिर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में R माइनस था, फिर SO3 HSO3 माइनस था। अब एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में जो अल्कोहल है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। फिर से सेम तरह की मैकेनिज्म है ना। जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O ही रहने देते हैं, तो अल्कोहल इस पे अब अटैक करेगा। अब हम रिएक्शन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम यहाँ पे इस जगह पे दोनों के साथ करवा सकते हैं। लेट्स से एसिडिक मीडियम है। जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हम लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको प्रोटोनेट कर देते हैं, क्योंकि अल्कोहल थोड़ा कम रिएक्टिव है, लेस न्यूक्लियोफिलिक है ना, तो कम रिएक्टिव होता है तो रिएक्शन जनरली स्लो करता है। तो यहाँ पे आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एसिडिक कैटलिस्ट लिया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अब ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया है। अब अल्कोहल इस पर अटैक कर सकता है। इस कार्बन पे अटैक किया, ये OH बन गया। तो आप देख सकते हो कि ये OH और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन के साथ RH प्लस है ये। फिर एक H प्लस यहाँ से हटा देते हैं, -H प्लस लिख सकते हो सिंपली। तो ये OH एंड OR ग्रुप लग गया। तो सेम तरह की रिएक्शन है अगेन। कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन के पास क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था तो उस पर ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है। एंड फाइनली ये प्रोडक्ट बना है जिसमें OH और OR दोनों जुड़े हुए हैं। अल्कोहल और ईथर के जैसा है। एल्कोक्सी अल्कोहल कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसको हम? एल्कोक्सी अल्कोहल। और ये जो कंपाउंड है, जब OH और OR ग्रुप दोनों सेम कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो इसको यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? हेमी एसिटल। जब सेम कार्बन पे OH भी रहे, OR भी रहे, तो फिर हम उसे हेमी एसिटल कहेंगे। तो आप देख सकते हो कि जब एक अल्कोहल रिएक्शन किया तो हेमी एसिटल बनता है। फिर हेमी एसिटल जो है वो फर्दर दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है। हेमी एसिटल्स जनरली थोड़े कम स्टेबल होते हैं, तो ये जो हेमी एसिटल है ये दूसरे अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। और फिर फाइनली जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाता है? ये एसिटल बन जाता है। फिर ये रिएक्शन कैसे हो रही है? अब ये हेमी एसिटल फिर से प्रोटोनेट होता है OH की तरफ। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म को और फर्दर लिखूं एसिटल तक के लिए, जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमने हेमी एसिटल तक बना लिया है। अब क्या है, ये जो OH है, ये OH फर्दर प्रोटोनेट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH2 प्लस में। ठीक है, प्रोटोनेट होकर ये OH2 प्लस बनेगा और फिर यहाँ से OR जो है ये इस H2O को बाहर निकाल देगा। मतलब एसिटल की जो फॉर्मेशन है, हेमी एसिटल तो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। अब एसिटल में आप इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कह सकते हो,
क्योंकि H2O यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। अब ये डबल बॉन्ड OR प्लस ये बन गया। फिर दूसरा अल्कोहल जो है, ये दूसरा अल्कोहल इस पे अटैक करता है और फिर ये OR एंड ORH प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये H प्लस यहाँ से हटा देंगे और फिर फाइनली ये दो OR ग्रुप्स इस पे जुड़ गए। तो ये अब इस कार्बन पे अगर आप देखो तो दो दो OR ग्रुप्स हैं, इसे हम कहते हैं एसिटल। जब सेम कार्बन पे दो OR ग्रुप होते हैं तो उसे हम एसिटल कहते हैं, और जब कार्बन पे एक OH और एक OR ग्रुप होता है तो फिर उसे क्या कहते हैं? उसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। तो एसिटल की जो फॉर्मेशन है उसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, क्योंकि ऐड हो रहा है पहले अल्कोहल और फिर कुछ एलिमिनेट हो रहा है, H2O यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो फिर से देखो एक बार एल्डिहाइड कीटोन पे जब अल्कोहल ऐड होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? हेमी एसिटल बनता है। हालांकि वो स्टेबल कम होता है, कुछ हेमी एसिटल स्टेबल होते हैं। कौन से हेमी एसिटल? साइक्लिक हेमी एसिटल्स जो होते हैं 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग वाले, वो स्टेबल होते हैं। जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स को रिकॉल करो तो वहाँ पे अपने साइक्लिक हेमी एसिटल पढ़ा है। जैसे जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म में रहता है, पायरानोज फॉर्म में रहता है। जो फ्रुक्टोज है वो फ्यूरानोज फॉर्म में रहता है। तो वो सब क्या है? दे आर हेमी एसिटल्स, साइक्लिक हेमी एसिटल्स हैं वो। तो साइक्लिक हेमी एसिटल्स स्टेबल हो सकते हैं, बाकी नॉर्मल जो हेमी एसिटल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो फर्दर रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? एसिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का रिएक्शन करेगा तो हेमी एसिटल बनेगा, फर्दर दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बन जाएगा? एसिटल बन जाएगा। और ये रिएक्शन कैसी है? इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि हम एसिटल को फर्दर एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एसिडिक मीडियम में देख सकते हो कि एसिटल का फॉर्मेशन एसिडिक मीडियम में ही होता है, बेसिक मीडियम में एसिटल्स नहीं बनते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये देख सकते हो कि OH को प्रोटोनेट करना पड़ रहा है और प्रोटोनेट करके ही H2O को हटाया जा सकता है। तो फिर हम एसिडिक मीडियम में ही एसिटल्स बनते हैं और फिर डिकम्पोजिशन भी एसिडिक मीडियम में ही होता है। बाकी जो सिंपल रिएक्शन है वो आपके सामने है बिल्कुल। तो एसिटल से एल्डिहाइड बना सकते हैं, या एसिटल से हेमी एसिटल बना सकते हैं, हेमी एसिटल से एसिटल बना सकते हैं, एसिटल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये सब काम इक्विलिब्रियम में हम कर सकते हैं। कुछ और रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में। एक तो हमने एसिटल्स के लिए देखा, तो वो तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स थे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन भी आप देख सकते हो। कार्बोनिल ग्रुप है, NH2Z लिया हुआ है, फिर से सिमिलर मैकेनिज्म है। क्योंकि नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफाइल्स थोड़े बेटर हैं, मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हमें कैटलिस्ट की इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे पहले जैसे नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, ये O- बना, NH2+Z बन गया। फिर ये H+ को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, H+ को यहाँ से हटा दिया और ऑक्सीजन के साथ लगा दिया, तो ये OH बन गया और ये NHZ बन गया। ये कंपाउंड बना है, लेकिन ये कंपाउंड अगेन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे अब OH को फर्दर प्रोटोनेट करते हैं हम, ये एक इंटरमीडिएट की तरह है। इस OH को फर्दर प्रोटोनेट करते हैं, ये OH2+ बन जाएगा, NHZ है। फिर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H2O को यहाँ से हटा देगा बाहर, तो ये C डबल बॉन्ड NHZ और ये प्लस चार्ज आ गया इस पर। फिर हम नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज तो रहेगा नहीं, तो इस नाइट्रोजन से H+ को हटा देंगे, तो H+ हटा देंगे तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N और Z, है ना। तो अगेन एडिशन हुआ पहले, यहाँ तक अगर आप देखो तो एडिशन है, और फिर बाद में H2O का एलिमिनेशन हो रहा है। इसलिए हम इस तरह के रिएक्शन को फिर से क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये इंटरमीडिएट बना है, सीधा सीधा आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे इस पे NHZ और एंड OH, और फिर H2O यहाँ से हट जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आप सीधा सीधा भी प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो, मैं एक सिंपल सा आपको शॉर्टकट बताता हूँ प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि आपके पास यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी रहेगा तो चलेगा। एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, तो इसमें हम NH2Z के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं, अब ये Z यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एल्काइल हो सकता है या फिर कुछ और भी ग्रुप्स हो सकते हैं, हम देखेंगे अभी।
तो आपको क्या करना है, कोई भी NH3 हो सकता है, तो इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो H2O है, इस H2O को आपको यहाँ से हटा देना है, और H2O हटा के फिर इधर से सीधा सीधा डबल बॉन्ड बना दो, है ना, यहाँ पे सीधे डबल बॉन्ड बना दो, C डबल बॉन्ड NZ बन जाएगा ये। तो बस इतनी सी रिएक्शन है। बाकी मैकेनिज्म अगर आप स्किप करना चाहते हो, सीधा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो फिर ऐसे आप प्रोडक्ट भी बना सकते हो। कुछ रिएक्शंस जो कि हमें ये आपको हमने लिया है NCERT से ही उठाया हुआ टेबल है। उस वो जो Z लिखा था हमने, उस Z की जगह पे क्या क्या हो सकता है, अगर सिंपल हाइड्रोजन है NH2Z, Z की जगह पे हाइड्रोजन है तो NH3 हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड NH बन गया। इस प्रोडक्ट को हम इमीन कहते हैं, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इमीन कहते हैं। फिर C, अगर Z की जगह पे R लगा हुआ है, Z की जगह पे अगर R है तो अगेन वैसे ही C डबल बॉन्ड NR बन जाएगा, ये भी सब्सटीट्यूटेड इमीन हो जाएगा। और ये जो सब्सटीट्यूटेड इमीन है, इसे हम शिफ्स बेस कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, शिफ बेस। जब सब्सटीट्यूटेड इमीन बनता है C डबल बॉन्ड NR, तो इसे हम शिफ्स बेस कहते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे गलत आ गया अमाइंस में, अगर Z की जगह पे OH है, मतलब NH2OH है, तो फिर से देख रहे हो मैकेनिज्म सिंपल है बिल्कुल। Z की जगह पे OH है, आपको तो यहाँ से H2O हटाना है, ये C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, और वो जो C डबल बॉन्ड NOH है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्साइम। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ऑक्साइम। वैसे ही अगर NH ये बेंजीन है उसके साथ, तो ये फिर फिनाइल हाइड्राजीन है। सिंपली हाइड्राजीन भी देख सकते हो, अगर NH2 रहता, NH2 रहता, तो फिर ऐसे केस में वो हाइड्राजीन हो जाता। अब हाइड्राजीन से बन जाता है हाइड्राजोन, है ना, हाइड्राजीन से क्या बन जाता है, हाइड्राजोन। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे कट हो गई हैं, इसकी वजह से ये हाइड्राजीन यहाँ पे आ गया है, हाइड्राजीन, अच्छा नहीं, ये तो उसका नाम में ही है। तो अगर NH2 रहता तो फिर हाइड्राजीन रहता, उससे हाइड्राजोन बन रहा है। अब उस NH2 की जगह पे फिनाइल लगा हुआ है, तो ये फिनाइल हाइड्राजीन है, और फिनाइल हाइड्राजीन से सिमिलरली प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे मैं रिएक्शन इधर आपको लिख के बताता हूँ, C डबल बॉन्ड O है, और हमने जब NH2 के साथ NH2 था, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, हाइड्राजीन, और प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन। अब ये यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे फिनाइल सब्सटीट्यूट कर दिया, तो फिर से यहाँ से H2O हटा दो, और फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा NH PH, और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन, है ना। तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाता है, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है। और वैसे ही इस हाइड्राजीन पे, फिनाइल हाइड्राजीन पे जब NO2 ग्रुप्स लगाए हुए हैं 2 और 4 पोजीशन पे, तो इस कंपाउंड का नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, और जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और ये जो कंपाउंड है इसे हम शॉर्ट में 2,4 DNP लिखते हैं। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन को शॉर्ट में हम 2,4 DNP लिखते हैं। और ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन्स को डिटेक्ट करने के काम में आता है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन का जो डेरिवेटिव होता है, ये कलर्ड होता है, प्रेसिपिटेट कलर्ड रहता है, एंड देयरफॉर हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि यहाँ पे आइदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कीटोन प्रेजेंट है ना, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस कार्बोनिल ग्रुप को, एल्डिहाइड कीटोन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर है लास्ट में सेमी कार्बाजाइड है, NH2CO NH2, तो पूरा अगर स्ट्रक्चर देखो सेमी कार्बाजाइड का, तो सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड है और इसके साथ ये NH2 NHCO NH2 है। अब आप सोच सकते हो कि ये इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, इधर से क्यों रिएक्शन करवा रहे हैं, इस वाले NH2 से क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो लोन पेयर वो अटैक नहीं करता है, एंड ये वाला लोन पेयर अटैक करता है, तो इधर से ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सेमी कार्बाजाइड से जो प्रोडक्ट बनता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम सेमी कार्बाजोन कहते हैं, ठीक है ये बात। तो सारी की सारी रिएक्शंस एक ही पैटर्न में है, और कितना सिमिलैरिटी आप ये भी देख सकते हो, आपको हाइड्राजीन पता है तो आपको फिनाइल हाइड्राजीन पता है, आपको 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन पता है, बस आपको एक सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर याद रखना है। तो सेमी कार्बाजाइड से जो स्ट्रक्चर बन रहा है
डेरिवेटिव बन रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सेमी कार्बोजोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये तो हमने दो तरह के रिएक्शंस देखे, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखा। इसके बाद हम आते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल्स पे। अब ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस करके इसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास ये तीन रिएजेंट्स हैं। H2PD यूज़ कर सकते हो कैटालिटिक रिडक्शन, या फिर NaBH4 यूज़ कर सकते हो, या फिर LiLH4 यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमने अल्कोहल्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि LiLH4 जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है दैन NaBH4। तो ये जो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसको अल्कोहल में ये तीनों ही कन्वर्ट कर सकते हैं। LiLH4 इज मोर रिएक्टिव देन NaBH4। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एंड कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ से हम नहीं बना सकते हैं। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स को हम हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन्स में भी रिड्यूस कर सकते हैं। दो रिएक्शंस हैं, एक तो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है। क्लीमेंशन रिडक्शन में रिएजेंट क्या लेते हैं, ZnHgHCl, एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, N2H4 NaOH एंड हीटिंग। ये तो ऐसे लिखा हुआ रह सकता है, या फिर यही रिएजेंट को लिखने का तरीका है, नंबर 1 N2H4 H+, माइल्डली एसिडिक कंडीशन लेते हैं, एंड सेकेंड NaOH हीटिंग। तो ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है कहीं पे, है ना। इन दोनों रिएक्शन का जो ओवरऑल है वो भी वोल्फ किश्नर रिडक्शन ही कहेंगे हम। तो ये सबसे पहले जैसे N2H4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सबसे पहले हम हाइड्रोजोन बनाते हैं और उसके बाद फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन हो जाएगा। तो क्लीमेंशन रिडक्शन जो है ये आप देख सकते हो एसिडिक मीडियम में वर्क कर रहा है, एंड जो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है वो बेसिक मीडियम में वर्क कर रहा है। रिएक्शंस कोई सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मानो कि ये कीटोन है, इसके साथ इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन यूज़ करोगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप सिंपल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ZnHgHCl लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो N2H4 NaOH हीटिंग। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर हमें हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो फिर हम इन दोनों रिएजेंट्स में कोई यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रिडक्शन के बाद अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए अपने पास बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, जैसे K2Cr2O7 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इसके साथ H2SO4 भी यूज़ करते हैं, K2Cr2O7 विथ H2SO4 एसिडिक कंडीशंस में जनरली लेते हैं। वैसे ही KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये क्या कर सकते हैं, ये सब एल्डिहाइड को कीटोन में, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ये काम कर सकते हैं, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट है, ये दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और टोलेंस रिएजेंट भी यहाँ पे ये काम कर सकता है, एंड फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट भी ये काम कर सकता है। टोलेन और फेलिंग के बारे में हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो NCERT से ही लिया हुआ है। टोलेंस टेस्ट में क्या करते हैं हम, टोलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं और देखते हैं कि अब देखो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। ये हमें पता है कि एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होता आसानी से, तो उसके लिए हमें कुछ हार्श कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स को इस वे में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जब टोलेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं तो कुछ, जब टोलेंस रिएजेंट है क्या, टोलेंस रिएजेंट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो ग्लास ट्यूब में हम देखते हैं कि उसके सरफेस पे, इनर वॉल पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और सिल्वर खुद क्या हो गया, सिल्वर मतलब ये जो था Ag+ रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होके ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में, और ये वॉल पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो वो जो टेस्ट ट्यूब है वो कुछ मिरर की तरह लगने लगता है, तो उसे हम सिल्वर मिरर कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एल्डिहाइड्स पॉजिटिव टेस्ट देंगे, लेकिन जो कीटोन है वो नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। तो यहाँ से हम एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है, दैट इज़
फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक एक्सेप्शन की तरह आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो टॉलेंस ये टेस्ट है, फॉर्मिक एसिड गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, बाकी और दूसरे एसिड्स शो नहीं करेंगे। कीटोन्स में भी जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेज ऑफ टू सॉल्यूशंस, फेलिंग सॉल्यूशन ए, नीट में इस बार क्वेश्चन भी आया था, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी में कुछ पूछा था कि ए और बी किसे कहते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्कलाइन पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसे हम रोशेल सॉल्ट कहते हैं। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिला के हम ओवरऑल फेलिंग रिएजेंट बनाते हैं, जो कि कॉपर 2+ का कोई कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पे Cu2O बनता है ना। अगेन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉल्ट में, क्योंकि दोनों ही बेसिक मीडियम में वर्क कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाएगा, और जो Cu2+ है वो Cu2O रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ से भी हम एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते, टॉलिन में दे देंगे। जैसे अगर हमें बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है ना, बेंजल्डिहाइड, तो अगर हमने टॉलिन रिएजेंट यूज़ किया है तो टॉलिन्स के साथ तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फेलिंग के साथ क्या होगा, नो रिएक्शन हो जाएगी। अगर फेलिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे तो फिर ये नो रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड फेलिंग टेस्ट दे देगा और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो हैं वो भी फेलिंग टेस्ट दे देंगे। ठीक है, कीटोन्स के बारे में लिखा हुआ है, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशन, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन रखते हैं तो कीटोन कहीं से भी ब्रेक हो जाता है ना। जब ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे इधर से भी ब्रेक हो सकता है, अगर लेट से इधर से ब्रेक हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R, ये R और ये इस कार्बन के साथ, ये फर्स्ट कार्बन है CO2H में, और नहीं तो फिर ये 2 कार्बन के साथ दोनों तरफ एसिड बन जाएगा। या फिर इधर से ब्रेक हो सकता है, तो इधर से ब्रेक होगा तो भी ये 2 अलग अलग एसिड्स में टूट जाएगा, तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जनरली इस रिएक्शन को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कीटोन्स को हम मानते हैं कि ऑक्सीडाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मल कंडीशन अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन करवाना होगा तो फिर वो लिख के देगा कि भाई बहुत ही विगरस कंडीशन रखा है हमने, आप ऑक्सीडाइज करो तो फिर प्रोडक्ट बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर आप ये 4 प्रोडक्ट्स बना सकते हो, किसी भी तरफ से वो टूट सकता है। बेंजीन वगैरह रहता है तो फिर जनरली एक बेंजोइक एसिड कीटोन के साथ बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये एक और ऑक्सीडेशन है, इसे हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हम जो मिथाइल कीटोन्स हैं उसके लिए जनरली इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक मिथाइल कीटोन है, मतलब एक तरफ मिथाइल ग्रुप है ना, ये पार्ट रहना चाहिए रिएक्शन के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब मिथाइल कीटोन को हम X2NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Cl2 Br2 कुछ भी ले रहे हैं, Cl2 और Br2 विथ NaOH, या फिर NaOX मतलब NaOCl NaOBr ऐसा कुछ, तो यहाँ से ये जो मिथाइल वाली साइड है, मिथाइल वाली साइड से ये बॉन्ड टूट जाता है ना, फिर रिएक्शन होती है, पहले आयोडीन जुड़ता है या जो भी हैलोजन है, 3 हैलोजन, ये जो 3 हाइड्रोजन है इसकी जगह पे 3 हैलोजन जुड़ते हैं, फिर बाद में ये टूट जाता है और एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाएगा और दूसरा जो कंपाउंड है ये हेलोफॉर्म मिलता है, CHX3 है, दिस इज हेलोफॉर्म। अगर ये CHI3 होता, आयोडोफॉर्म होता, तो फिर ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता, और यहीं से हम सॉलिड येलो कलर का जो मिल रहा है हमें, वहाँ से हम इसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये एक मिथाइल कीटोन था, है ना। तो मिथाइल कीटोन्स के लिए टेस्ट भी आप इसे कह सकते हो कि हेलोफॉर्म टेस्ट है, जहाँ पे कि हम इस तरह से पता करते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOI जो है वो सोडियम हाइपोआयोडाइड है, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप। OH ग्रुप्स के लिए भी हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हम बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले रखा है हमने। जैसे देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखो, क्या ये मिथाइल कीटोन है, बिल्कुल है, मिथाइल वाली साइड से तोड़ देंगे इसको, एक ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाएगा और दूसरा CHI3 बन जाएगा। फिर ये मिथाइल कीटोन है क्या, एसेटोफेनोन, बिल्कुल है, इधर से तोड़ देंगे तो ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHI3 में। ये कैसा होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब इसको देखो, ये अल्कोहल है,
ये अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। कैसे देगा? ये अल्कोहल I2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल कीटोन में, और फिर जैसे टेस्ट दे रहा था ये फिर वैसे ही ब्रेक हो जाएगा और फिर ये भी टेस्ट दे देगा। तो ये हमें पता रखना है कि जो इस तरह के अल्कोहल्स हैं ये भी टेस्ट दे सकते हैं। एक एक्सेप्शनल एल्डिहाइड है जो कि ये टेस्ट देता है, एंड दैट एल्डिहाइड इज एसिटल्डिहाइड। तो ये एक एक्सेप्शन के जैसा आप याद रख सकते हो। इधर भी आप देखो तो CH3 ग्रुप है CO के साथ, तो ये इधर से टूटता है और फिर एक फॉर्मेट आयन बन जाएगा और दूसरा CHI3 बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम आते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स के एसिडिटी पे। एल्डिहाइड्स कीटोन्स एसिडिक भी होते हैं और उनके एसिडिक होने का मेन रीज़न क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। The acidity of alpha hydrogen atoms of carbonyl compound is due to the strong electron withdrawing group effect of the carbonyl group। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? कार्बोनिल का जो नेक्स्ट कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन। और वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि आप इसके कॉन्जुगेट बेस से समझ सकते हो। अगर इसके कॉन्जुगेट बेस को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है दिस इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है अल्फा हाइड्रोजन पे, वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइज हो रहा है। इसकी वजह से जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं इनके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हैं। एल्डिहाइड्स का तो लगभग अल्कोहल के इतना एसिडिक हो जाता है ना, 10⁻⁻17 -16 के ऑर्डर में रहता है। कीटोन्स का 10⁻⁻20 के लगभग ऑर्डर पे रहता है। कीटोन्स थोड़ा कम एसिडिक होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने कुछ ऑर्डर लिया हुआ है, एल्डिहाइड के लिए 10⁻17 हो जाएगा एंड कीटोन के लिए 10⁻20 हो जाएगा। और एस्टर्स और भी कम एसिडिक होते हैं, 10⁻25 है। बाकी अगर दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, है ना, ऐसे केसेस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है वो दो ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइज होगा, स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए 10⁻6 के आसपास है। 10⁻9 मतलब फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक हो गया है। ये सब फिनॉल वगैरह से भी ज़्यादा एसिडिक है। एक तरफ एस्टर है, लगभग फिनॉल के पास है 10⁻7। तो जब दो कार्बोनिल ग्रुप आ जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। जो सेंट्रल हाइड्रोजन, बीच वाला जो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन उससे ज़्यादा एसिडिक ये हाइड्रोजन है। इसी अल्फा एसिडिटी से एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं वो डाइमराइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड। तो जनरली एसिड लेते नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एल्कली मान के ही चल सकते हो। डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो एल्डिहाइड था, है ना, एसिटल्डिहाइड था, ये डाइमराइज हो गया है। ये दोनों एल्डिहाइड आपस में जुड़ गए हैं और जुड़ के ये प्रोडक्ट बना लिया। अब इस प्रोडक्ट को अगर आप देखो तो यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिलेगा, इसलिए हम इसको एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि एल्डिहाइड और अल्कोहल को मिला के एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा एल्डोल प्रोडक्ट, और ये हमेशा क्या मिलता है हमें? बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। मतलब हमें या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। हमेशा जो एल्डोल प्रोडक्ट होगा वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स रहेंगे। मैकेनिज्म के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। तो मैकेनिज्म अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ये जो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन था इसे हमने सबसे पहले जो OH माइनस है इसे हटा लिया और ये बना लिया ऐसा कुछ, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक कर देगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, बस। तो ये इसके साथ जुड़ गया। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट में क्या बन गया है अब ये। तो ये तो एल्डिहाइड था एज इट इज़, और इसका जो कार्बन है ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया है और ये O माइनस बन गया। बाद में फिर ये OH H2O से एक हाइड्रोजन गेन कर लेगा और हाइड्रोजन गेन करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है। तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो सबसे पहले हम बेसिक मीडियम में अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे, फिर जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसको दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करा दो, O माइनस से OH बन जाएगा। इसी को जब हीट करते हैं तो हीटिंग करने से यहाँ पे
कंडेंसेशन हो जाती है या फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, OH और H ये मिलकर यहाँ से H2O बन के हटा लेंगे, तो ये डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। इस तरफ मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो इसे हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कहते हैं। और ये ही क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा एल्कीन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से। तो सारे रिएक्शंस आपको इसी तरह से करवाने हैं, नेगेटिव चार्ज बनाना है और फिर दूसरे एल्डिहाइड पे रिएक्शन करवा लेना है। फिर बाद में अगर हीटिंग भी दिया हुआ है तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लेना है। एक और रिएक्शन, इसकी भी मैकेनिज्म फटाफट बताता हूँ मैं। इस बार एसीटोन लिया हुआ है, तो एसीटोन का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन किसी भी तरफ ले लो, इसको सबसे पहले हमने OH माइनस से हटाया, ये बन गया ऐसा C-। अब इस C- को दूसरे कीटोन पे अटैक करवा देते हैं, तो अब ये दूसरे कीटोन पे अटैक करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये O- बन गया वापस। ये तो डबल बॉन्ड हो था, और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है ना, और ये O- बन गया। फिर ये H+ गेन करेगा, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, आप देख सकते हो। और फिर जब हीटिंग करेंगे तो फिर वैसे ही अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन रहा है, फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन रहा है, और इसका एक कॉमन नेम भी है जो कि आपको याद रखना है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड। तो जो एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड। तो सिंपल से रिएक्शन है, नेगेटिव चार्ज बना के फिर दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करा दो या कीटोन पे, और वहाँ से आप प्रोडक्ट देख सकते हो। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एल्डिहाइड, अब जैसे यहाँ पे दो एल्डिहाइड लिया हुआ है, ये एल्डिहाइड भी इनोलाइज हो सकता है, मतलब नेगेटिव चार्ज में जा सकता है, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है, तो दोनों ही इनोलेट आयन बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, और फिर दोनों ही आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो फिर टोटल यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है वो सक्सेसफुल नहीं है। आप बना के देख लो कि इसका नेगेटिव चार्ज बनाओ, फिर इसके साथ ही रिएक्शन कराओ, सेल्फ रिएक्शन हो जाएगी, और इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर क्रॉस रिएक्शन हो जाएगी। वैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज इसके खुद के साथ रिएक्शन कर सकता है और इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो ऐसे टोटल 4 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। 2 सेल्फ एल्डोल रिएक्शंस के होते हैं और 2 क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन क्योंकि 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपको कोई कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, बताओ कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 3 4 ऑप्शन दे दिया, तो ऐसे केसेस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी ये तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमें क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को सक्सेसफुल बनाना है तो फिर ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से कोई एक ही एल्डिहाइड या कीटोन को इनोलाइजेबल होना चाहिए, मतलब एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा जो कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, दूसरे के पास नहीं होगा, तो जिसके पास है वो नेगेटिव चार्ज बना लेगा और फिर दूसरे पे अटैक करेगा, तो दूसरा ज़्यादा रिएक्टिव भी होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हैं, देखते हैं हम कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे इन दोनों को देखो, इन दोनों में ये जो कंपाउंड है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो इनोलाइज हो ही नहीं सकता है, तो बस यही इनोलाइज होगा। और इन दोनों में जब रिएक्टिविटी की बात करें तो ये जो कंपाउंड है ये ज़्यादा रिएक्टिव भी है, तो ये 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी सक्सेसफुल क्रॉस रिएक्शन हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ये तो इनोलाइज हो गया क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है इस तरफ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लिया, और फिर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहता तो फिर ये खुद के साथ ही रिएक्शन करके सेल्फ प्रोडक्ट बना लेता। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिएक्शन है, और फाइनली यहाँ पे तो हम एल्डोल प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं बनाते, सीधा कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है ये बहुत ही ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ऐसे केसेस में लो टेम्परेचर पे भी डिहाइड्रेशन खुद ही हो जाता है ना, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का बना देंगे। तो ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। इसके बाद है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड लिया हुआ है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे बेंजल्डिहाइड, अभी हमने देखा था कि बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इससे जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं, है ना, जैसे एल्डोल रिएक्शन में डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन हो रही थी, अब
और वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हीटिंग कर रहे हैं तो डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाती है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद में एक कंपाउंड इसका रिड्यूस हो जाता है। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा तो फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है कब? ऐसे एल्डिहाइड्स के साथ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एक और एग्जांपल देख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में ये ऑक्सीडाइज हो गया, फॉर्मेट आयन बन गया और एक रिड्यूस हो गया और फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? इसे कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर आप सोचो तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कैसा है? ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है ना? मेटा डायरेक्टिंग है। मतलब कोई रिएक्शन करवाओगे, जैसे हैलोजनेशन करवाएंगे तो मेटा पोजीशन पे होगी, नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो मेटा पोजीशन पे होगी। और रिएक्शन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्लो रिएक्शन होती है। तो HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, Br2 AlCl3 के साथ ब्रोमीन लग जाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप्स कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग होते हैं एंड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके बाद अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे आते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो मतलब अल्कोहल चैप्टर में बताया था कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है और वाटर वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुछ रिएजेंट्स हैं जो कि एल्डिहाइड पे 1 डिग्री अल्कोहल को ला सकते हैं, और कीटोन को तो ऑक्सीडाइज करना वैसे भी डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे तो आप कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हो ऑक्सीडाइजिंग में। लेकिन अल्कोहल्स के साथ 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? CrO3 यूज़ कर सकते हो एनहाइड्रस, PCC यूज़ कर सकते हो, PCCN CH2Cl2, एंड थर्ड कॉपर हीटिंग यूज़ कर सकते हो। कॉपर के साथ हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे तो भी 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 3 रिएजेंट्स हैं जो कि हमारे काम के हैं। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ आप कुछ भी स्ट्रॉन्ग भी यूज़ करते हो, K2Cr2O7 या KMnO4, तो ये फाइनली कीटोन में रिएक्शन को ला के रोक देगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो फिर एलिमिनेशन वगैरह होने के चांसेस हैं, एल्कीन बन जाएगा। फिर एल्डिहाइड कीटोन हम अल्कोहल से, तो ये तो बताया मैंने, एक तो वो था, और एक कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन जिसमें कि कॉपर हीटिंग कर रहे हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लोगे और इसके साथ अगर कॉपर हीटिंग करते हैं तो फिर ऐसे केस में फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ की H2O एलिमिनेट हो रहा है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स को बनाने के रिएक्शन देखते हैं। पहला है रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन में हम एसिड क्लोराइड्स को H2PdBaSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। H2PdBaSO4 के साथ ये एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड लिया है, H2PdBaSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा रोजनमंड रिडक्शन। फिर दूसरा है नाइट्राइल्स और एस्टर्स से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो नाइट्राइल्स के साथ जैसे 2 रिएक्शन है। सबसे पहला स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? नाइट्राइल को RCN लिया है हमने, तो RCN के साथ हमने यहाँ पे सबसे पहले हम SnCl2HCl लेते हैं। तो इस RCN को हम कन्वर्ट कर देते हैं RCHNH में, इमीन में। और ये जो इमीन्स है, इमीन की फॉर्मेशन रिवर्सिबल होती है। इमीन यहाँ से ब्रेक होगा जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इमीन जो C डबल बॉन्ड N था, ये C डबल बॉन्ड N टूटेगा और ये CHO में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीफन रिएक्शन में आपको याद रखना है कि SnCl2HCl यूज़ कर सकते हैं पहले और फिर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। और दूसरा डाइबल H के साथ भी नाइट्राइल्स की रिएक्शन करवा सकते हैं। तो डाइबल H के साथ भी वैसे ही होता है, इमीन बनता है पहले और फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो मेथड है जिससे कि नाइट्राइल को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे भी देख सकते हो कि CN है और CHO में कन्वर्ट हो गया है जब हमने डाइबल H यहाँ पे यूज़ किया तो। और एस्टर्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगेन यूजिंग डाइबल H। तो ये आपको याद रखना है कि एस्टर्स को अगर हम डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। LiLH4 के साथ अगर रिएक्शन करवाओ एस्टर की तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि डाइबल H से एस्टर से एल्डिहाइड बनेगा और LiLH4 के साथ एस्टर से अल्कोहल बन जाएगा। और NaBH4 तो एस्टर्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कुछ और रिएक्शन है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए, मोस्टली बेंजल्डिहाइड बनाने के ये 4 रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन गैटरमैन कोच रिएक्शन है जो कि EAS के जैसा है, जहाँ पे कि हम ये COHCl लेते हैं, है ना। गैटरमैन कोच रिएक्शन में COHCl यूज़ कर रहे हैं और COHCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर ये फाइनली प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बन जाता है। कोई क्रोमियम कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था, ये तो गलत है। तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, COHCl एंड AlCl3 जब हम लेंगे तो फिर ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में हम टोल्यूइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो टोल्यूइन लिया और रिएजेंट क्या है हमारा, रिएजेंट है CrO2Cl2। टोल्यूइन के साथ जब CrO2 क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ सबसे पहले ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, और फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं फाइनली तो फिर बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन, जिसमें कि CrO2Cl2 यूज़ करते हैं इन CS2 सॉल्वेंट। और या फिर एक और रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन को अगर हम देखें तो टोल्यूइन के साथ हमने CrO3 एनहाइड्रस लिया है, एनहाइड्राइड लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये एक एनहाइड्राइड बेंजाइलिडीन डाईएसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर इससे भी एल्डिहाइड बन जाएगा। एंड ये फोर्थ रिएक्शन है जिसमें कि हम सबसे पहले क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, सब्सटीट्यूशन। तो 2 Cl लगाएंगे हम, 2 बार रिएक्शन करवानी पड़ेगी, एक लगाओगे तो फिर अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। 2 Cl लगाएंगे और फिर उसके हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फिर इधर से एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये 4 रिएक्शन है जिसके थ्रू हम बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा कि गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, फिर इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आपको थोड़े नाम वगैरह भी ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, असाइल क्लोराइड से कीटोन बना सकते हैं। असाइल क्लोराइड से हमने अभी देखा था कि हम एल्डिहाइड बना रहे थे, रोजनमंड रिडक्शन से जब हम H2PDBSO4 यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे असाइल क्लोराइड के साथ देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CdCl2 के साथ रिएक्शन करके R2CD में कन्वर्ट करता है। होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हम डाई एल्काइल कैडमियम बनाते हैं, है ना। और जब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है तो अब ये कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन कर सकता है। जैसे अगर हम इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊं, जैसे ये R1 है, C डबल बॉन्ड O Cl है, हमने R2CD यूज़ किया है, तो ये जो R2CD है इसमें से R माइनस इस कार्बन पे अटैक करता है, ये O माइनस बन जाएगा। तो ये बन गया ऐसा कुछ RCO माइनस, एक और R जुड़ गया इसमें, Cl है। फिर ये O माइनस कोलैप्स होगा और Cl यहाँ से डिपार्ट कर जाता है, तो ये Cl डिपार्ट कर जाएगा तो बस ये फाइनली एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद अब इस कीटोन के साथ फर्दर ये R2CD रिएक्शन नहीं करता क्योंकि ये इतना रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये सिंपल से रिएक्शन है, अगर असाइल क्लोराइड से कीटोन बनाना है तो हम R2CD यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है नाइट्राइल्स के साथ। तो नाइट्राइल्स के साथ कीटोन बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बताया था, C6H5 MgBr है, आप इसको C6H5 माइनस और MgBr प्लस के जैसा ट्रीट करो, तो ये माइनस को आप इस कार्बन पे अटैक कराओगे, ये N माइनस बन जाएगा। तो इस कार्बन के साथ C6H5 और NMgBr बन गया। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये फिर इधर से ब्रेक हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर से कीटोन बन जाएगा। तो नाइट्राइल्स से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और नाइट्राइल्स से हम कीटोन भी बना सकते हैं। एल्डिहाइड बनाने के लिए हमने 2 रिएक्शन देखा था, स्टीफन रिएक्शन और दूसरा था डाइबल H। और कीटोन बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। फिर है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, सिंपल, जो कि हमने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में भी देखा है कि RCOCl लें तो क्लोरीन यहाँ से हट के असाइलियम आयन बनेगा और फिर बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। तो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से हम फाइनली कौन सा प्रोडक्ट बना पाएंगे, एक कीटोन बना सकते हैं।
तो ये सारे रिएक्शंस थे, नॉर्मल जो रिएक्शन एल्डिहाइड्स के और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस थे। होपफुली आपके लिए क्लियर होगा ओवरव्यू पूरा। और चैप्टर अगर किसी जगह पे दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट करो आसानी से, मैं उसमें भी रिप्लाई कर दूंगा। तो बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।